हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वीरा मैथ में। और आज हम करेंगे कंटिन्यूटी के बेस पे एग्जाम्पल। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कंटिन्यूटी क्या होता है, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी पढ़ना कैलकुलस के लिए क्यों खास है। और हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को करा दिया था, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 बोला है कि x इजकल टू 0 पर फलन f ऑफ x इजकल टू मोड x के सातत्य पर विचार करें। यानी कि चेक द कंटिन्यूटी एफ एक्स इजकल टू मोड x एट x इजकल टू 0 पे। यानी कि इस गिवन फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी ज्ञात करना है किस बिंदु पे, तो x इजकल टू 0 पे। देखिए यह तो फंक्शन थोड़ा कंपोजिट दिया हुआ है, यानी एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया है मोड एक्स। तो पहले हम इन फंक्शन का ब्रेक करेंगे। तो जरा बताइए आपकी यह जो हमने फंक्शन दिया हुआ है यह कौन सा फंक्शन है। तो आप कहिएगा सर यह एक मॉडुलस फंक्शन है। कैसे? तो आपने जब 11th क्लास का गणित रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ा होगा, तो उसमें जब आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ फंक्शन, तो टाइप ऑफ फंक्शन में एक ये भी फंक्शन मिला होगा जो कि है मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? देखिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ यह हो गया आपका एक्स एक्सिस, यह हो गया आपका एक्स एक्सिस, और यह हो गया आपका वाई एक्सिस। और मॉडुलस फंक्शन यूं आता है और यूं जाता है। मॉडुलस फंक्शन कुछ इस प्रकार होता है। और यह आपका क्या होता है? यह होता है एक्स एक्सिस और यह होता है वाई एक्सिस। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इन मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, यानी इसे हम एक नॉर्मल फंक्शन के रूप में करेंगे। और जब हम इन फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन के रूप में ब्रेक कर देंगे तो हमें बिल्कुल आसानी से एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी ज्ञात करने में सहूलियत होगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को हम ब्रेक करना शुरू करते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, यह फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स कितना है? एफ एक्स इक्वल टू है आपका मोड एक्स। ठीक, तो आप जरा एक बात बताइए, क्या इन फंक्शन को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? कैसे? तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब जरा आप एक बात बताइए कि अच्छा सबसे पहले आप मोड का मतलब जानिए कि मोड का आखिर मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। मोड का मतलब दो समानांतर रेखाओं के बीच एक कोई भी संख्या, चाहे वह संख्या निगेटिव हो पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा -4 और इसको हमने मोड से बंद कर दिया। और जब हम इसे मोड से बंद कर देंगे तो आप जरा एक बात बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए मोड के अंदर संख्या पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, वही संख्या मोड के बाहर पॉजिटिव के साथ आती है। जैसे यहाँ पे है मोड -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केवल 4। और वही हो गया 4 तो भी होगा 4। और वही हो गया आपका, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या होगा -100, ये -100 हो गया। अगर इसके बाहर मोड है तो ये हो जाएगा 100। ठीक, तो आई होप अब तो मोड का मतलब समझ में आ गया होगा कि मोड के अंदर संख्या कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम जब उस संख्या को मोड के बाहर निकालते हैं तो वह संख्या पॉजिटिव के रूप में आ जाती है। ठीक, तो देखिए इस फंक्शन को पहले ब्रेक करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम x की जगह पे कोई भी संख्या ले लेते हैं। ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझना है। हम क्या करते हैं कि यह आपका फंक्शन कितना दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो हम क्या करते हैं, हमें मोड एक्स को ब्रेक करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं x की जगह पे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब जरा आप एक बात बताइए, क्या आपको यह मालूम है कि यहाँ पे जो x संख्या होगी वह संख्या पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? आप कहिएगा कि सर हमें ये तो मालूम ही नहीं कि मोड के अंदर जो x है और जो x के जगह पर संख्या होने वाली है वह संख्या पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया है यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू मोड 4 ले लेते हैं। ठीक, तो जब हम एफ एक्स इजकल टू मोड 4 लेते हैं तो इसका मतलब क्या समझते हैं, जब यह संख्या मोड से निकलेगी तो यह अगेन पॉजिटिव में होगी। तो ये आप एक बात बताइए, यहाँ पे तो हो गया +4 हो गया। ठीक, तो आप बताइए कि हमने यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इजकल टू मोड 4, तो मोड 4 हमने यहाँ पे लिखा है, तो यह तो संख्या हो गई बाहर निकल के प्लस में। और यह संख्या कब होगी, इसका केस क्या होगा?
तो देखिए यहाँ पे जो 4 संख्या है, यह 4 संख्या बताइए कि क्या यह 4 0 से छोटी है या बड़ी है। तो आप कहिएगा सर 4 तो 0 से बड़ी होती है, ऑब्वियसली सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 क्या है, 4 बड़ा है 0 से। उस केस में यह संख्या कितनी आएगी, उस केस में यह संख्या आएगी पॉजिटिव। अब देखिए कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कहीं कहीं उनको ऐसे दे देता है और कहीं कहीं ग्रेटर देन और इक्वल का साइन साथ में दे देता है, तो वो हो जाते हैं कंफ्यूज। तो देखिए आपको इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे ग्रेटर का इक्वल का साइन दे या न दे बात बराबर हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर इक्वल का साइन हो तो आप जरा एक बात बताइए, इक्वल का साइन मतलब क्या, यहाँ पे जो संख्या होगी वह 0 के बराबर होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे जो संख्या होगी 0 के बराबर होगी, तो यह संख्या भी 0 में मोड के अंदर 0 होगा। तो जब मोड के अंदर 0 होगा तो बाहर 0 में ही निकलेगा। तो आप एक और बात सोच सकते हैं कि क्या 0, आप एक बात बताइए कि 0 पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आप कहेगा कि सर 0 ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर निगेटिव है। यानी 0 क्या है, 0 एक उभयनिष्ठ पूर्णांक है। तो 0 जब एक उभयनिष्ठ पूर्णांक है तो हम किसी के साथ भी इक्वल के साइन में लिख सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब, अब इन बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसे हम फिर आगे ले जाएंगे। पहले इन बातों को देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले केस में लिया है कि f ऑफ x इक्वल टू mod 4। तो अब तो आपका आंसर कितना आया, 4 ही आया। लेकिन यह जो 4 था वो क्या था, 4 0 से बड़ा था। लेकिन हम केस 2 में क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। तो अगेन तो रिजल्ट वही आने वाला है, यानी +4 ही होगा अंदर, क्योंकि बाहर मोड है तो माइनस और प्लस के पर इन दोनों संख्या पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे तो 4 ही होगा। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, आप यहां पे देखते हैं जो -4 है वह 0 से लेस देन है, यानी -4 0 से छोटा है। तो आप यहां पे क्या होगा, आप यहां पे तो लिखेंगे -4, लेकिन यहां पे -4 क्या है, यहां पे -4 0 से छोटा है। यहां पर रिजल्ट तो दोनों का सेम ही आया है, लेकिन यहां पे कंडीशन बदल गया है। अब कंडीशन इसलिए बदल गया कि आप यहां पे देखते हैं कि मोड -4 ही आ रहा है और मोड +4 आंसर 4 ही आ रहा है। लेकिन आप यहां पे जब फर्स्ट केस में देखेंगे तो यहाँ पे केवल 4 था, तो यानी केवल मोड 4 था, अंदर माइनस नहीं था। तो यहाँ पे 4 क्या था, 4 क्या था, 0 से ग्रेटर देन था। लेकिन हमने केस 2 में क्या किया, -4 लिया। तो जब हम केस 2 में मोड के अंदर -4 लिया तो आंसर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो कंडीशन है वो कंडीशन बदल जाएगी। कैसे, आप यहां पे जब देखेंगे यह -4 क्या है, 0 से छोटा है। अब आप एक बात बताइए, क्या आप इन बात को यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप इन फंक्शन को ब्रेक करते हुए लिख सकते हैं कि x f(x) इक्वल टू x होगा कब, तो आप यहां पे लिखेंगे यदि या इफ x क्या हो 0 से बड़ा या इक्वल हो, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक। और आप एक फिर बात बताइए कि क्या आप -x इसे नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो कंडीशन होगी वह कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे -x क्या है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 तो ग्रेटर देन हो जाएगा किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। तो आप इन संख्या पे बेस पे, आप इन उदाहरण के बेस पे आप इन मॉडुलस फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। हो गई ना बात आसान। यानी कि मोटे तौर पे हमने क्या देखा कि अगर कोई भी संख्या f ऑफ x इक्वल टू mod x हो और उस mod x को हमें ब्रेक करना होता है। देखिए यह फंक्शन, अगर यह फंक्शन किसी भी सवाल में दे दे या किसी भी क्वेश्चन में दे दे तो आपको सबसे पहले इन फंक्शन को ब्रेक करना होता है। तो जब आप इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो यह फंक्शन किस फॉर्म में होगा, देखिए यहाँ पे तो x होगा, कब, यहाँ पे x पॉजिटिव में होगा तो दोनों पॉजिटिव में। अब देखिए आपको एक बात जान के कंफ्यूजन लग रही होगी, वह कंफ्यूजन क्या है कि आपने अभी तो बताया कि f(x) यहाँ पे मोड में हो
पॉजिटिव चाहे निगेटिव, और वह संख्या बाहर पॉजिटिव में ही आती है, यानी यहाँ पे मोड के अंदर +-4 कुछ भी दिया हो, यानी मोड +-4 दिया हो तो वह संख्या -4 में ही निकलेगी। हाँ, बात तो एक्चुअल में यही है, लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य है कि जब आप फंक्शन को केवल x के सापेक्ष में लिखेंगे तो आप इसे कैसे ब्रेक करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि x केवल x कब होगा, यदि x क्या है 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पे केवल x होगा कब, यदि x 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे -x कब होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है जब यहाँ पे -x होगा तो x क्या होगा, 0 से लेस देन होगा ना, x 0 से लेस देन होगा। तो उसी प्रकार इस फंक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं। तो चलिए, हमने इस फंक्शन को तो ब्रेक कर लिया है, अब हम बारी आती है कि इन फंक्शन का x = 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने की। तो आपको सबसे पहले दिए हुए बिंदु पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, अच्छा आप एक बात बताइए कि दिए हुए बिंदु पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या हुआ। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कंटिन्यूटी मतलब ही किसी भी बिंदु पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब होता है कि हम यह चेक करते हैं कि उस बिंदु के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ फंक्शन कहीं टूट तो नहीं रहा है, यानी उस फंक्शन को हमें खींचते समय कलम उठाने की जरूरत पड़ती है या नहीं। अगर कलम उठाने की जरूरत हमें पड़ गई तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और इन पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी। ठीक, और यदि हमने बिना कलम उठाए उस बिंदु के करस्पॉन्डिंग हम फंक्शन को खींच सकते हैं, यानी उस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूटी। ठीक, तो अब तो आपको कंफर्म हो गई। हाँ, तो अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे। हम क्या बोल रहे थे कि आपको किसी भी बिंदु पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि दिए हुए फंक्शन दिए हुए बिंदु पे परिभाषित है या नहीं। अरे भाई, जब फंक्शन परिभाषित होगा तभी तो आप कंटिन्यूटी ज्ञात कर सकते हैं। जब फंक्शन ही नहीं परिभाषित है तो आप कंटिन्यूटी की कल्पना कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या दिए हुए बिंदु पे फंक्शन परिभाषित है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बिंदु कितने दिया हुआ है, x = 0 पे। ठीक, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया f(x) = mod x। ठीक, तो हमें क्या करना है कि दिए हुए बिंदु को पहले फंक्शन ज्ञात करना है। हमारे कहने का मतलब पहले यह ज्ञात करना है कि यह दिए हुए बिंदु पे फंक्शन परिभाषित है या नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x = 0 दिया है तो हम x की जगह पे 0 को पुट करते हैं। ठीक, तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे f(0) क्या, f(0) = अब चूंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, और तो जब यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे भी तो 0 होगा, यानी mod 0। तो mod 0 मतलब क्या, ओनली 0। ठीक, तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया 0। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, दिए हुए बिंदु पे फलन तो परिभाषित है। अब बात आती है कंटिन्यूटी चेक करने की। तो हम कंटिन्यूटी में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट = दिए हुए बिंदु पर फंक्शन की कंटिन्यूटी या दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का वैल्यू। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर कंटिन्यूटी, क्या, फॉर कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। ठीक, फॉर कंटिन्यूटी के लिए हम जब चेक करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव। अब देखिए, यह 0 निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, वह 0 से हल्का छोटी है, यानी यह 0 के लेफ्ट में है। तो यह जब संख्या 0 के लेफ्ट में होगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि f(x), और जब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करेंगे तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य है कि बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं, दूसरी लाइन में ही कंफ्यूजन होते हैं। कैसे, वो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 0 और लिमिट के मदद से इसका मान निकाल देते हैं और वह क्वेश्चन हो जाता है गलत। देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यह देखना है
यहाँ पर तो हमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे दिया है 0 निगेटिव, यानी जो x होगा वो 0 के बिल्कुल हल्का लेफ्ट में होगा। यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया x, यानी कि 0 से x क्या है, लेफ्ट के साइड है, यानी 0 से x छोटा है। हमने क्या बोला, 0 से x छोटा है, 0 से x छोटा है, यानी x यानी कि 0 बड़ा है। तो जब 0 यहाँ पे बड़ा होगा तो आप एक बताइए, यह केस इन केस में कहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि जी हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है। -x होगा कब, जब x देन 0, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे f ऑफ x माइनस x, ठीक। अब आप यहाँ पे लिख देंगे -x क्यों लिखा, तो मान लीजिए यहाँ पे 0 से यह संख्या क्या है, 0 से छोटी हो गई, 0 हल्का इसमें माइनस का चिन्ह लग गया, तो जब इसमें हल्का माइनस का चिन्ह लग गया तो इसका मतलब ही होता है कि यह संख्या हो गई 0 से छोटी, यानी यहाँ पे जो x होगा वो 0 से हल्का छोटा होगा। तो x जब 0 से हल्का छोटा होगा यानी कि 0 बड़ा होगा, तो जब 0 बड़ा होगा तो यहाँ पे आंसर किस में आएगा, -x में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -x। अब आप क्या कीजिए, अब आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कर सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट को भी चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और f ऑफ x। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पे x क्या है, यानी यहाँ पे 0 क्या है, यहाँ पे जो x दिया हुआ है यह तो संख्या x ही न है, यह संख्या क्या है, x है। यानी कि आप यहाँ पे देखते हैं कि x तो बड़ा हो गया है किससे, तो रियल वाले 0 से, यानी यहाँ पे x, यह संख्या 0 पॉजिटिव। मान लीजिए यह आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे आपका दिया हुआ है 0 और 0 से हमने हल्की आगे दूरी तय कर ली, तो वह संख्या तो 0 पॉजिटिव ही न होगी। 0 पॉजिटिव करने का मतलब क्या, हमने वह जो दूरी तय की है वह बिल्कुल छोटा है, तो हमने यह जो दूरी तय की है तो यहाँ पे तो होगा x, तो यहाँ पे जो x होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x क्या है, x ग्रेटर देन है 0 से, यानी x बड़ा है 0 से। तो आप यहाँ पे देखिए कि x जब 0 से बड़ा हो रहा था उसका मान कितना आ रहा था, उसका मान आ रहा था केवल x। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, अब यहाँ पे f ऑफ प्लस x लिखेंगे, प्लस x लिखे या न लिखें, यहाँ पे आप केवल लिखेंगे f ऑफ x, और जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यह भी आ जाएगा 0। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इजकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू आ गया f0, यानी कि दिए हुए बिंदु पर क्या, दिए हुए बिंदु पर राइट हैंड लिमिट और दिए हुए बिंदु पे लेफ्ट हैंड लिमिट, दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगी और यह पूरी प्रोसेस कंटिन्यूटी कहलाएगी, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टूडेंट्स। आपका एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए वह चीज क्या है, देखिए यह क्वेश्चन बोला है कि दर्शाइए कि f ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा कब, जब x नॉट इजकल टू 0 होगा, यानी f ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा कब, जब x 0 के बराबर नहीं है तब। लेकिन वहीं दूसरे नंबर में बोला है कि f ऑफ x इजकल टू 1 होगा कब, जब x 0 के बराबर होगा तब। तो आप इस फंक्शन को क्या देखकर नहीं बता सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जी हाँ, यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमने कैसे पता लगाया, देखिए मैं आपको भी सिखाता हूं। देखिए वह बात क्या है कि आपको सबसे पहले कंटिन्यूअस का केस याद करना है कि कंटिन्यूअस हमें ज्ञात करने के लिए किन किन बात को फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए कंटिन्यूअस ज्ञात करने के लिए आपको देखना होता है कि RHL इजकल टू LHL इजकल टू fx, यानी कि यह देखना होता है कि दिए हुए बिंदु पर राइट हैंड लिमिट, दिए हुए बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और दिए हुए बिंदु पर उस फंक्शन का मान अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आप एक बात यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जब x 0 के बराबर हो रहा है तो उसका मान तो हो जा रहा है 1, लेकिन जब x नॉट इजकल टू 0 हो रहा है,
जब x 0 से बड़ा है तब भी इसका मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जब x क्या होगा, जब x 0 से छोटा होगा तब भी इसका मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो आप एक बात यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर तो है, लेकिन दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान 1 है। तो यहाँ पे आप तो देखकर ही बता सकते हैं कि यह फंक्शन दिए हुए बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखिए आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या करना है कि आपको दिए हुए फंक्शन पे दिए हुए बिंदु पे फंक्शन देखना है कि परिभाषित नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बिंदु कितना दिया हुआ है कि दर्शाइए कि इतना फंक्शन x इक्वल टू 0 पे सतत। तो आप यहाँ पर देखकर ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे f0 का मान कितना होगा, f(0) का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर तो है f(x), लेकिन x के जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे हमें देखना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 हमने x के जगह पे जब 0 पुट किया, यानी x इक्वल टू जब 0 हो रहा था तो फंक्शन का वैल्यू 1 हो जा रहा था। यानी कि इस केस में तो हमारा वैल्यू आ रहा है 1। इस केस में तो हमारा वैल्यू आ रहा है 1। कब? जब हम दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक, तो अब हमारी बारी आती है राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक पहले निकालिए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव। ठीक, इतना बात ध्यान में। अब आप क्या, आप यहां पे लिखेंगे f(x). तो अब आप एक बात बताइए, पहले यहां से पूरा लिख लीजिए। यहाँ पे आपने दे दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव। अब आप एक बात बताइए कि यह जो 0 है, यह 0 क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो 0 दिया हुआ है, इस 0 का मतलब क्या कि यहाँ पर तो 0 हो गया मूल बिंदु, और इस बगल को ही कहीं 0 होगा, यानी x जो कि 0 से छोटा होगा। यानी कि हमें एक बात समझ में आई, यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर तो 0 बड़ा है, x छोटा है, 0 बड़ा। क्यों? हमने तो इसे मान लिया यह x है। तो और हमने जब इसे x माना है तो हमें एक बात देखने को मिलती है। वह बात क्या है कि यहाँ पे 0 x से बड़ा 0 हो जा रहा है। तो जब x से बड़ा 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या, तो इनमें से दोनों में से कौन वैल्यू होगा। तो अभी हमने बताया कि x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि x तो बड़ा हो या x छोटा हो, फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि 0 बड़ा है। तो जब 0 बड़ा है, x छोटा है, तो आपका तभी तो फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे f(x स्क्वायर प्लस 3)। क्यों? क्योंकि x की जगह पे हमने इतना पुट कर दिया। और जब आप यहाँ पे लिखेंगे f(x स्क्वायर प्लस 3), तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 0 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3। अब आप देखिए, अब आप यहीं पर स्टॉप, अब आप यहीं पे रुक जाइए। आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कंटिन्यूटी में यह चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और दिए हुए बिंदु पे फंक्शन का वैल्यू। तो जब और तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और फंक्शन का वैल्यू ही निकाला तो यह तो दोनों डिफर आ जा रहे थे, यानी यह दोनों अलग आ जा रहे थे। तो जब ये दोनों अलग आ जा रहे थे तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ और RLHL और दिए हुए फंक्शन पे, दिए हुए बिंदु पे फंक्शन का मान बराबर आ नहीं रहा है। तो जब ये बराबर नहीं आ रहा है तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालने से क्या फायदा। आप यहीं पे रुक के लिख सकते हैं कि अतः यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और वह डिसकंटिन्यूअस वाला बिंदु क्या है, x इक्वल टू 0। तो आप क्या कह सकते हैं कि यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी असंतत्य का बिंदु x इक्वल टू 0 है। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला है कि उन बिंदुओं की जांच करें जिन पर f(x) इक्वल टू के संतत है। यहाँ पे होगा अचर फलन, हमें यहाँ पर लिखना याद नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे होगा अचर फलन। ठीक, यानी कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए
बोला है कि उन बिंदुओं की जांच करें जिन पर अचर फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के संतत है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में तकलीफ तो होगी ही होगी, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है। तकलीफ कब नहीं होगी? जब आपने 11th क्लास में फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें टाइप ऑफ फंक्शन भी आया होगा। देखिए अभी हमने पढ़ाया है तो उसमें मॉडुलस फंक्शन भी आ गया, और जब आप मॉडुलस फंक्शन को जानेंगे ही नहीं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, और जस्ट इसके आगे आने वाला है आइडेंटिटी फंक्शन। तो जब आप इन फंक्शन के बारे में जानेंगे ही नहीं तो आपको इन कंटिन्यूटी के सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए बेहद इस चैप्टर को करने से बेहद महत्वपूर्ण है कि आप उस फंक्शन वाले वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला है कि उन बिंदुओं की जांच करें जिन पर अचर फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इक्वल टू संतत है। यानी कि अब आपको अचर फलन समझने की जरूरत है। अगर आपने अचर फलन समझ लिया तो आप ये डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि हाँ यह फंक्शन संतत है। और जिनको जो आप वीडियो देख रहे हैं और उन बच्चों को मालूम होगा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है यानी अचर फलन क्या होता है, तो वह तो डायरेक्ट रूप से बता सकते हैं कि हाँ सर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यानी यह फंक्शन संतत है। तो देखिए मोटे तौर पे हम अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन का डिफिनेशन बता। देखिए कांस्टेंट फंक्शन कहता है कि x के वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने क्या बोला कि x के वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू के जगह पे अगर 3 दिया हो, यहाँ पे के क्या है, हाँ, और यहाँ पे एक बात ध्यान में देना है कि यह जो के दिया हुआ है यह के एनी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। यहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो हमने के जगह पे 3 ले लिया। तो अभी हमने क्या बोला, अचर फलन के बारे में हमने क्या बताया, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमने क्या बताया, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमने बताया कि x के वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x का वैल्यू कुछ भी हो, क्या x का वैल्यू कुछ भी हो तो y के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल आसान बात। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना भी बदल रहा है, y का वैल्यू तो भाई साहब 3 ही रहने वाला है। x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू तो 3 ही रहने वाला है। x का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू तो 3 ही रहने वाला है। यानी हमें एक बात समझ में आई, मान लीजिए यहाँ पे k के जगह पे 3 दिया हुआ होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। और जब यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचते तो यानी कि हमने इस फंक्शन को, हमने इस ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ किया। इसका मतलब क्या, यह फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, कंटिन्यूटी कहलाएगी। ठीक, तो देखिए आप इसे डिफिनीशन के तौर पे कैसे बना सकते हैं, चलिए उसे देखते हैं। तो आप इसे सॉल्व करते समय लिखेंगे कि यह फलन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। कैसे, तो देखिए आप यहाँ पे जब रखेंगे 4, देखिए हमें एक बात मालूम चलती है कि जब यहाँ पे हुआ एफ एक्स इक्वल टू के, हमने क्या बोला कि कंटिन्यूटी चेक करने से पहले आपको यह चेक करना होता है कि दिए हुए बिंदु पे फंक्शन परिभाषित है या नहीं। यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि आप x का वैल्यू को कितना भी चेंज कर लीजिए, y के वैल्यू में चेंज होने वाला नहीं है। क्या, y के वैल्यू में चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे आपने 10 दिया तो यहाँ सॉरी यहाँ पे y के वैल्यू में चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। यानी कि हमें साफ सीधा मतलब समझ में आई। फिर से एक बार बता देते हैं कि आपका इस फंक्शन में x का वैल्यू कितना भी चेंज कर लीजिए y के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब y के वैल्यू में परिवर्तन ही नहीं होगा तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यह ग्राफ कैसा होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी इसे आप बिना कलम उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे थ्योरी के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अभी हम बता रहे थे। आप लिखेंगे कि यह दिए हुए फंक्शन किसी भी बिंदु के लिए परिभाषित है। कैसे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया होता कि एफ एक्स इक्वल टू 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, और जब आप एक्स का कितना भी वैल्यू चेंज करते हैं, क्या वाई का वैल्यू कभी चेंज होता? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता। तो जब वाई का वैल्यू चेंज ही नहीं होता, तो जब यह फंक्शन किसी भी बिंदु के लिए परिभाषित है और इसका मान के है, ठीक, तो जब यह
फंक्शन को हमने परिभाषित कर दिया, और जब हमने इस फंक्शन को परिभाषित कर दिया है तो अब बारी आती है हमें कंटिन्यूटी चेक करने के। यानी हम तो ये देख लिए कि दिए हुए बिंदु पर फंक्शन परिभाषित है और उसका मान k है, एक k कांस्टेंट नंबर है। तो अब आप हमने तो फंक्शन को परिभाषित कर लिया कि दिए हुए बिंदु पे फंक्शन परिभाषित है। तो आप यहां पे लिखेंगे लेट C is a रियल नंबर, यानी C को हम एक रियल नंबर माने। यहाँ पे C क्या है? C एक x एक्सिस का वैल्यू है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू C f ऑफ x, क्या f ऑफ x इजकल टू, और जब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू C, और यहाँ पे fx का वैल्यू कितना हो जाएगा k। तो जब यहाँ पे fx का वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर आएगा तो यहाँ पे c के जगह पे कुछ भी दिया रहे, 10, 9, 4 माइनस 3, 4/3 ऐसा कुछ भी दिया रहे, तो क्या यह k कभी चेंज होगा? नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे दे दिया कि fx इजकल टू 4, तो हमने कहा कि इसका वैल्यू आप x इजकल टू 2 पे निकालिए। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे तो 2 तो चेंज हो जाएगा, लेकिन 4 में तो हम छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। और फिर हमने यहाँ पे 2 ना देकर हमने कहा कि आप इसका वैल्यू -1/10 पे निकालिए। तो अब फिर कहिएगा कि सर अगेन इसका वैल्यू fx इजकल टू 4 ही रहने वाला है, यानी कि x के परिवर्तन के साथ साथ y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आ गया कि, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे c एक कोई भी रियल नंबर हो, हमने यहाँ पे माना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि fc इजकल टू k या लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, यानी कि x का मान कुछ भी हो, के बदलने वाला नहीं है। यानी कि दिए हुए बिंदु पर फंक्शन का मान दिए हुए बिंदु पे लिमिट होगा या आपस में बराबर, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। इसी बात के साथ हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। हाँ, और आप एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि f किसी भी वास्तविक संख्या c के लिए परिभाषित है, यानी कि संतत है, ठीक। चलिए, हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका एग्जांपल नंबर 6 बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के लिए आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है तत्समक फंक्शन f ऑफ x इजकल टू x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। देखिए यहाँ पे फिर से एक फंक्शन आ गया, क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। इसीलिए हमने बोला कि आपको फंक्शन चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कैसे? अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन बनाया, उसमें आया मॉडुलस फंक्शन के बाद हमारा आया कांस्टेंट फंक्शन के बाद आया फिर अगेन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए इन फंक्शन को सभी रिवाइज करना होगा। तो देखिए हम आपको ब्रीफली फिर बताते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, अगेन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो f का यानी फलन का जो प्रांत और परिसर होता है यानी डोमेन और रेंज होता है, वह दोनों रियल नंबर होता है। इसके साथ साथ ही इन फंक्शन का हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इन फंक्शन का ग्राफ एक सरल रेखा होती है और यह सरल रेखा मूल बिंदु से होकर यानी ओरिजिन से होकर गुजरती है। यानी कि यह तो बात हमें एक समझ में है कि जब हमें आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में मालूम हो तो देन इस सवाल में माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम देखकर ही बता सकते हैं। हाँ, यह एक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। तो चलिए हम इसे अब हम कुछ थ्योरी के रूप में इसे प्रूव कर लेते हैं और आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो चलिए स्पष्ट हो जाता है कि यह फंक्शन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है और प्रत्येक बिंदु पे, क्यों? क्योंकि इसका डोमेन और रेंज दोनों एक रियल नंबर होता है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या c के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि f ऑफ c इजकल टू c, यानी हमें तो यह तो आइडेंटिटी फंक्शन को ध्यान में आते ही यह तो जरूर कंफर्म हो जाता है कि यह फंक्शन परिभाषित है यानी यह फंक्शन डिफाइंड है। हम उसके बाद लिखेंगे कि किसी भी रियल नंबर c के लिए fc इजकल टू c, यानी हमने बिंदु पे
यानी हमने बिंदु पे फंक्शन को परिभाषित कर दिया। अब बात आती है कि लिमिट के माध्यम से यह जांच करने की कि दिए हुए बिंदु पे लिमिट और दिए हुए बिंदु पे फंक्शन का मान आपस में बराबर है या नहीं। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। अब आप एक बात बताइए कि यहां पर क्या होगा, यहां पे तो fx होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन यहां पे एक रियल वैल्यू क्या होगा, हालांकि रियल वैल्यू तो fx भी रियल वैल्यू है, हमारे साफ सीधा कहने का मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इस फंक्शन में पहले x को पुट करेंगे। तो जब आप x को पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको एक बात साफ सीधा दिखाई देगी कि f ऑफ x इक्वल टू x, यानी f ऑफ x की जगह पे आप लिख सकते हैं x, और अगेन आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा c। यानी कि हमें एक बात देखने को मिलता है कि fc इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x के लिए वैल्यू कितना आ गया c। यानी कि दिए हुए बिंदु पे फंक्शन का मान, दिए हुए बिंदु पे लिमिट आपस में दोनों हो गए बराबर, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और यह पूरी प्रोसेस कंटिन्यूटी है। और फंक्शन के डोमेन पे यानी पदार्थ पे सभी बिंदुओं के लिए यह फंक्शन सतत होगा यानी कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले एग्जाम्पल और कुछ अगले थ्योरी के साथ। तब तक के लिए आप इन बातों को करिए रिवीजन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।